तो हम लोग पिछले क्लास में इकोलॉजी की पॉपुलेशन को कवर कर रहे थे और हमें उम्मीद है कि बहुत दिनों के बाद हम पॉपुलेशन वाली वीडियो बना रहे हैं। तो चूँकि बीच में कुछ प्रॉब्लम थे, परीक्षाएं हमारी चल रही थी, इसीलिए थोड़ा सा हम रुक गए थे। तो पॉपुलेशन के पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब इस चैप्टर को पूरा निपटा कर ही आपको लगातार अब आपको एक एक करके वीडियो लगातार मिलेंगे। हम आज समय कम बर्बाद करते हुए फटाफट टॉपिक पर आते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा आपका एज स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालिए एज स्ट्रक्चर। आज हम इससे पूरी टॉपिक को एज स्ट्रक्चर पे जितने भी टर्म होंगे उसको कवर करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो नेटिलिटी को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लिखिए the proportion of individual the proportion of individual in each age group is called age structure of the population. Age structure of the population. ठीक है, अब देखिए इसमें जो पॉपुलेशन का एज होता है, अब आप देखेंगे कि आज के डेट में हमारे भारत में क्या है कि यूथ का समय है। मतलब यंग जो है काफी ज्यादा एज में हमारे पास पाए जाते हैं, यंगस्टर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो यंगस्टर काफी ज्यादा है तो उनका कैटेगरी एक अलग कैटेगरी में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यंगस्टर की कैटेगरी एक अलग कैटेगरी होगा। फिर उसके बाद यंग में अब बच्चे जो होते हैं उनकी कैटेगरी अलग होगी। फिर जो 0 से लेकर 10 साल के 8 साल के बच्चे हैं, या 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चे हो, 5 ईयर से लेकर 17 ईयर तक का बच्चा हो, फिर 18 से लेकर 25-30 ईयर तक का हो, 30 से 45 तक का हो, 45 से लेकर टिल एज ओल्ड तक है। हर एज की क्या होती है, अपनी एक कैटेगरी होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। कहते हैं कि एक जो हमारे पास जो पॉपुलेशन का एक इन्वायरमेंटल फोर्स, एक मैक्सिको का एक क्या कहते हैं एक संस्था था जिसका नाम था ऑस्ट्रोकाइडन मैक्सिमम। इन्होंने क्या इस संस्था ने क्या किया था कि सबसे पहले जब उन्होंने कैलकुलेशन किया था पॉपुलेशन का, तो उन्होंने देखा कि लगभग मैक्सिको में, जो एवरग्रीन मैक्सिको में है, तो वहां पे कहा गया कि लगभग जो है वो 50% इंडिविजुअल जो है वो सेडलिंग इफेक्ट है। मतलब सेडलिंग का मतलब हो गया कि जिसमें से लगभग ऐसे ग्रुप जो है जिसमें से 50% ऐसे ग्रुप है। मतलब सेडलिंग ग्रुप का मतलब जिसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मैक्सिको में देखा था तो कहा कि 50% ऐसे है जिनका एज जो है वह लेस देन 2 ईयर है। ये ऑर्गेनिज्म जो थे उनका एज जो था वो लेस देन 2 ईयर था। ठीक है, और करीब हम लोग देखें 19% जो था जिनका एज जो एज लेस देन 8 ईयर था। ठीक है, और करीब 5% ऑर्गेनिज्म थे जिनका एज जो था वह लेस देन 30 ईयर था। और जो और क्या कहते हैं लगभग मात्र 2% ऐसे पॉपुलेशन थी जिनकी एज जो थी वो करीब जो थी वह 70 ईयर के करीब या मोर देन। तो इस तरह से उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करके उन्होंने डिवाइड किया और उन्होंने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म की नंबर क्या है, नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इनके पॉपुलेशन क्या है, इस पर उन्होंने एक चार्ट तैयार किया। ठीक है, अब इस चार्ट के आधार पे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखेंगे जितने भी इकोलॉजिकल व्यू होते हैं, इकोलॉजिकल व्यू के आधार पर 3 मेजर कैटेगरी होती है एज ग्रुप का। क्या होता है, एज ग्रुप का 3 मेजर कैटेगरी होती है। ठीक है, एक कैटेगरी जो होती है उसको कहते हैं प्री प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्री प्रोडक्टिविटी इसका मतलब होता है कि ये इमेच्योर कंडीशन में है। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है, प्री प्रोडक्टिविटी मतलब होता है ये इमेच्योर है।
मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर जिनके पास अभी प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनका अलग अलग एज होता है हर देश में। अब आज के डेट में तो जिस जिस उम्र 13-14 साल की लड़के की हो जा रही है, या 10-12-13 साल की लड़कियां हो जा रही है, उनको प्रोडक्शन करने की एज आ जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए दो ही चीज होना चाहिए, मेल के अंदर टेस्टिस मतलब कि टेस्टोस्टेरोन का मतलब कि आपको मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन अगर शुरू हो जाता है, और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवम का प्रोडक्शन यानी कि पीरियड आना शुरू हो जाता है, तो वो फीमेल जो होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, उनके पास प्रोडक्टिविटी के एज में उनको डाल देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे देश में एक फिक्स एज किया गया है कि जो शादी की एज कही गई है उसको प्रोडक्टिविटी एज में डाल दिया जाता है। लेकिन अब के समय में जो है, चूंकि खान पान का सिस्टम है, पहले के समय में क्या होता था कि फीमेल की जो पीरियड होती थी वह क्लास 11-12 के बाद आया करती थी। जब फीमेल करीब 15 साल, 16 साल, 17 साल की हो जाती थी, तो बहुत सारी फीमेल की पीरियड जो होती थी वो 15, 16, 17 साल पर आती थी। ठीक है, और मेल के अंदर जो दाढ़ी मूछ का जो सिम्टम हुआ करता था, जो कि सब प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम है ये सब चीज़ें, तो वो जो स्पर्म की प्रोडक्टिविटी होती थी वो 11-12 तक या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड तक चेहरे पर दाढ़ी मूछ आया करता था। हम अपनी बात खुद बताएं कि जब हम ट्वेल्थ पास आउट हो गए थे, उसके बाद हमारे चेहरे पर दाढ़ी आना शुरू हुआ। लेकिन आज के बच्चों को अगर आप देखेंगे कि क्लास 10th में बच्चे जाते जाते उसके चेहरे पर पूरी दाढ़ी आ जाती है, पूरा सेविंग वेविंग करके कॉलेज आने लगता है। अंतर क्या है कि पहले के समय के खान पान और आज के समय के खान पान में बेसिक अंतर है। पहले के समय में खान पान, हम लोग गाँव में रहा करते थे, तो गाँव में खाना बड़ा अजब तरीके से मिलता था। गाँव के खाना मिलता था, मक्के की रोटी, सरसों का साग, भथुए की साग, ये सब चीज़ें हम लोग खाया करते थे। ठीक है, ये चाउमीन, डोसा, बर्गर हम लोग के ज़माने में नहीं हुआ करता था। चाउमीन तो नाम ही नहीं सुनते थे हम लोग, दूर-दूर तक चाउमीन क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर आप किस ए ज़माने का हो? हम उस ज़माने के भी बहुत पुराने ज़माने के नहीं हैं, बहुत नए ज़माने के हैं। लेकिन ये ये चाउमीन, डोसा, ये जितनी भी ट्रेड मार्केट में आया ना, ये सारे के सारे ट्रेड आए हैं 2010 के बाद, जो फेमस काफ़ी हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ग्रेजुएशन मतलब 12th में थे 2009, 8-9 में, तो उस समय इतना सारा चाउमीन ट्रेड था, ऐसा नहीं कि चाउमीन नहीं था। लेकिन चाउमीन, ये बर्गर, पिज्ज़ा का ट्रेड उस समय उतना नहीं था जितना आज के समय में। बच्चे क्या कहते हैं, सीधा चाहिए पिज्ज़ा चाहिए, ये ये क्या कहते हैं, डोमिनोज का पिज्ज़ा हो गया, या विभिन्न तरह की कंपनियां जाना करते थे। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। आज के समय में आप लोग मूवी देखा करते हैं तो मॉलों में जाते हैं मूवी देखने के लिए, जहाँ पे 100 रुपये, 150, 200 रुपये के टिकट लगा के जाते थे। हम लोग के समय में क्या होता था कि 5 रुपये की टिकट लगती थी और सिनेमा हॉलों में बैठ कर देखा करते थे हम लोग। पहले मॉल वाले सिस्टम नहीं होती थी, लकड़ी की कुर्सियां हुआ करती, तो उसमें मूवी हम लोग देखा करते थे, पर्दा था। हम लोग मूवी जब देखते थे उस समय बड़ी वाली कलर टीवी हुआ करती थी। और आज के समय के बच्चे क्या होते हैं, सीधा प्रोजेक्टर पर मूवी देखते हैं। ठीक है, हम लोग कलर टीवी, पहले के समय में क्या क्रेज हुआ करता था, पहले के समय में सब कुछ देखने का एक अपना क्रेज होता था। हम लोग क्या करते थे, जब हम छोटे थे, हमको याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो अगर किसी की शादी विवाह में टीवी आया करती थी, मतलब टीवी लोग कहते थे, जैसे आज के डेट में शादी विवाह होता है तो गांव में ऑर्केस्ट्रा आता है या विभिन्न तरह के बैंड बाजे आते हैं। हम लोग के समय में बैंड बाजा तो आता था, ऑर्केस्ट्रा का जमाना नहीं था उस समय। ठीक है, किसी किसी की यहाँ मतलब ऐसा नहीं था कि ऑर्केस्ट्रा का जमाना नहीं था, लेकिन जो काफ़ी रईस हुआ करते थे वो लोग ऑर्केस्ट्रा मंगाते थे। नहीं तो मैक्सिमम लोगों के घर शादियों में कलर टीवी चलती थी, मूवी चलती थी। अब मूवी भी कैसे चलता था, रील वाला सिस्टम, कैसेट हुआ करता था। आपके ज़माने में तो पेन ड्राइव वाला सिस्टम हो गया है। अब तो मोबाइल में पेन ड्राइव है, मोबाइल से ही तुम मूवी चला देते हो, प्रोजेक्टर पर चल जाता है। हम लोग के समय में ऐसा नहीं था। हम उस जब समय को भी देखे जब कलर टीवी एक गांव में आ जाती थी कि आज उसके फलाने के बारात में कलर टीवी आई है, तो हम लोग उसके यहाँ रात को मूवी देखने जाते थे, घर से चोरी छुपे जाते थे। अब पहले के समय था, एक क्रेज हुआ करता था। ठीक है, हम लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चले जाते थे मूवी देखने के लिए, वो भी रात को। कुत्ते परेशान करते हैं, अलग ही चीज थी। ठीक है, अब वहां से आने के बाद अब आज के ज़माना देखो, धीरे धीरे हम लोग अपनी आंखों के सामने टीवी को प्रोजेक्टर पर देखे, प्रोजेक्टर चलने लगा। प्रोजेक्टर के भी ज़माना खत्म हो गया। अब तो घर घर में मोबाइल, घर घर में टीवी, घर घर में सारे सिस्टम, एलईडी का ज़माना आ गया। मतलब हम जब पहली बार कंप्यूटर खरीदे थे सन 2007 में, जब हमारी रेलवे में नौकरी लगी थी, तो हमारी पास वो वाली कंप्यूटर थी जो पीछे की तरफ धंसा हुआ रहता था, भारी सा कंप्यूटर, उठाने में हालत खराब हो जाती थी, सीपीयू बड़ा सा। ठीक है, और आज के समय में देखो सारा टीएफटी का जमाना आ गया, अब तो लैपटॉप के जमाना आ गया। तो धीरे धीरे हम लोग वो सारे दिनों को देखे हैं जब हम लोग 9, 10, 11, 12, 9, 10
तक तब मोबाइल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, बहुत किसी किसी के पास मोबाइल दिखता था। जब हम लोग 11th-12th में आए तब जाकर तो हर किसी के पास मोबाइल, सादा सेट एंड्रॉयड तो दिखता ही नहीं था। वो 5200 करीब कोई सेट था उस समय एंड्रॉयड। पहली बार जब हमने रेलवे में नौकरी कर रहे थे तो हम लोग अपनी सैलरी जब मिली थी तो हम एक सेकंड हैंड सेट खरीदे थे। वो एक अपनी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगता है। अब आज के समय में देखो, बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही मोबाइल चाहिए। पहले हम लोग वाक जब छोटे छोटे थे तो हम लोग लकड़ी के खाट से खेलते थे। चाहे 3 चक्के की लकड़ी होती थी, ऐसे डग 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 खिलाते थे, वही उसी में हमारी पूरी दुनिया हुआ करती थी। आज के बच्चे चलने के लिए क्या करते हैं, ऑटो वो जबन नया मॉडर्न जमाने के साइकिल होता है उससे चलते हैं लोग, गोल गोल घूमने वाला होता है उससे चलते हैं। आज के बच्चे को मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो ये बड़ा टाइम सिचुएशन होता है। वही हमने कहा कि हम लोग के समय का जो कंडीशन हुआ करता था और आज के समय कंडीशन बहुत अंतर है। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो आप लोग को बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि पहले के समय में फटेगा बाल विवाह होता था, वो अलग सिस्टम था, लेकिन सिस्टम बड़ी अलग थी, चेंजिंग बड़ा अलग था। हमने आपसे पहले ही कहा ना कि हमारे हम 12th पास कर गए, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आने के बाद हमारे चेहरे पर दाढ़ी आया। और आज आप देखोगे क्लास 8 9 10th के बच्चों की दाढ़ी आ जाती है। पहले हम लोग के बैच में लड़कियां हम लोग के साथ ही पढ़ती थी, तो उन लोगों का 11 12 के बाद 11 12 तक तो उनकी बॉडी ग्रोथ ही नहीं रहती थी। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया या पीरियड सब चीज़ें 11 12 तक भी बहुत रेयर देखने को मिलता था। आज देखिए, आज तो देखेंगे क्लास 5 6 7 8 7 आते आते जितने फीमेल, खास करके अधिकतर लड़कियों का 6 7 8 आते आते सब लोग, मतलब कि सबका पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है बड़ी आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ किस लिए, एक खान पान के सिस्टम के चक्कर में है। ठीक है, तो यही चीजें हमने बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास रेट जो आएगा वो 2 3 तरह का रेट आएगा। एक होता है प्री प्रोडक्टिविटी, मतलब जिसके पास फर्टिलाइजेशन करने की अभी कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब वो अभी इमेच्योर कंडीशन में होता है। दूसरा जो आता है वो होता है प्रोडक्टिविटी, जिनके पास प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। और एक जो होते हैं जो बाबा दादा के जमाने के होते हैं, पापा मामा दादा जाने के जमाने के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लास्ट में आता है इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो 3 फेज हमारे पास मिलता है। अब समझो, जो प्रोडक्टिविटी, पोस्ट प्रोडक्टिविटी और प्री प्रोडक्टिविटी होता है, इनको हम आगे चलकर क्या करते हैं कि ये अब हम लोग कहते हैं कि इसको जिस मॉडल के आधार से हम समझाते हैं, प्रोडक्टिविटी को हम लोग आगे चलकर एक मॉडल यूज करते हैं और उसी मॉडल को आगे चलकर हम लोग पिरामिड का नाम से जानते हैं। तो नीचे लिखो, द मॉडल representing the geometrically, the model representing geometrically the proportion of different age, या different proportion of different age group in the population of any organism is called age pyramid. ठीक है, अब देखो ये एज पिरामिड जो होते हैं आगे चलकर 3 भागों में डिवाइड होते हैं। लिखो नीचे, देयर आर थ्री hypothetical pyramid. There are 3 hypothetical pyramid are following. सबसे पहला आता है पिरामिड विथ ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस का मतलब होता है कि ऐसे BROAD होता है स्पेलिंग, ब्रॉड बेस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास होती है, ठीक है, मतलब कि जो ब्रॉड बेस का मतलब होता है इस तरह का पिरामिड। ठीक है, इसको ऑपराइट पिरामिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पिरामिड, इसके पास एक, 3 ऑर्गेनिज्म है। सबसे ज्यादा जो होता है वह ये आपका फर्स्ट स्टेज जो है वो प्री प्रोडक्टिविटी है।
दूसरा जो स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, और तीसरा जो स्टेज है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट प्रोडक्टिविटी। तीन स्टेज हम लोग को मिलता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं यंग पॉपुलेशन। कैसा पॉपुलेशन है? यंग पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन होता है, तो इस पिरामिड में कहते हैं कि इनके अंदर जो हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल पाए जाते हैं, इसमें यंग पॉपुलेशन का बर्थ रेट जो होता है काफी ज्यादा होता है, और एक काफी ज्यादा मतलब इस एज में काफी ज्यादा इनकी डेवलपमेंट, जैसे हाउस फ्लाई को देख लो या पैरामीशियम का देख लो, ये जितने भी होते हैं इस तरह की कंडीशन में काफी अधिक मात्रा में इनकी जनरेशन होती है। तो इसमें दो लाइन लिख लो, लिखो, इट इंक्लूडेड एट high percentage of young individuals, high percentage of young individuals in rapidly growing young population, rapidly growing young population, birth rate is high and population growth may be exponential as in yeast, housefly, paramecium, etc. paramecium etc, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पिरामिड हमारे पास आता है। कहा कि इसमें क्या होता है कि जितने भी आप देखेंगे कि यंग जो हमारे पास है, जो हाउस फ्लाई होती हैं या जो मस्कीटो होते हैं, उन लोग क्या होते हैं कि प्री मैच्योर में उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। धीरे धीरे जैसे ही वो उनकी मैच्योरिटी आती है, प्रोडक्शन करते हैं, उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की जो प्रोडक्टिविटी होती है हम लोग करते हैं क्या चीज़? ब्रॉड पिरामिड, ठीक है। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग कहते हैं स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे जिसमें यंग जो है, यंग से ओल्ड की तरफ क्या होता है, धीरे धीरे इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट तरह होती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में ना तो ज्यादा ग्रोथ होता है ना ही इनकी कम ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी पिरामिड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल पिरामिड, मतलब कि अप टू ग्रोथ जो होता है इनकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी खासी होती है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, स्टेबल पिरामिड का अगर डायग्राम देखेंगे, ये इनकी जो होती है वह प्री प्रोडक्टिविटी हुआ, ये जो होता है उसे लोग कहते हैं पोस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर हो गया क्या, और ये जो होता है उसे लोग कहते हैं पोस्ट प्रोडक्टिविटी। ये आपका हो गया प्री प्रोडक्टिविटी, ये आपका हो गया पोस्ट प्रोडक्टिविटी, सॉरी इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी, और इसे कहते हैं हम लोग पोस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसे को कहते हैं हम लोग स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड का मतलब ये होता है कि ये जो है ये क्या हुआ कि इनके जो यंग स्टेज होता है, प्री मैच्योर कंडीशन होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, ये घटना शुरू होता है, मतलब लगभग स्टेबल रहता है। अब तक जाहिर मतलब लास्ट में क्या होता है, घटना शुरू होता है। इसे कहते हैं हम लोग, इसी को आगे चलकर हम लोग स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब कि लगभग हर ग्रुप में ऑर्गेनिज्म जो है उनके प्रोडक्शन जो होती है वह स्टेबल होती है। आज के डेट में जो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, चाइना की एग्जांपल ले लीजिए। चाइना में पहले क्या था कि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जाती थी, ठीक है। लेकिन आज के डेट में चाइना में क्या रूल हो गया है, पहले था हम दो हमारे एक, मतलब कि उसमें क्या हुआ कि अब पॉपुलेशन क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना। जहाँ एक थे उसके दो लोगों में एक संख्या बढ़ रहा है भाई। जहाँ पे मान लीजिए कि 4 लड़की है 4 लड़के हैं, तो 4 लड़की और 4 लड़के मिलकर क्या करेंगे, 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। संख्या ज़्यादा नहीं होगा, तो ऐसे स्थिति में स्टेबिलिटी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती, धीरे धीरे ग्राफ उसकी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अभी के डेट में इंडिया में देखिए, उसमें इंडिया में पहले रूल भले लगा हुआ है कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये रूल तो फॉलो होता नहीं है। हमें ऐसे से याद है कि जब 2009 में हम लोग 8 में
हाँ, रेलवे की जब हमारी रेलवे में हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग को एक ड्यूटी लगी थी फुलवरिया, जो ये उत्तर बिहार के गोपालगंज जिला में है। लालू प्रसाद यादव जी का वो जन्मस्थली है फुलवरिया, ठीक है। उसका रेलवे कोड PLWR है। तो वहाँ पर हम लोग को पहली बार ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। वो रेल मंत्री थे उस समय, उन्हीं के रेल मंत्री के समय में भी हमारी भी नौकरी लगी थी रेलवे में। तो हम लोग जब गए थे वहाँ पे PLW फुलवरिया में, तो उनके घर पे गए थे हम लोग। घर देखे भाई, अब वहाँ पे एक ऐसा स्टेशन था, वो सोचिए रेल मंत्री होने का गलत फायदा उठा रहे थे वो। एक ऐसा स्टेशन जो सुबह 4 बजे 5 बजे वहाँ से गाड़ी चलती थी। एक बार वहाँ से टिकट जो कटना, क्योंकि उसमें बुकिंग क्लर्क थे, एक बार 5 बजे सुबह टिकट कट गया, कट गया, कट गया, कहानी खत्म। अब उसके बाद ना वहाँ पे कोई ट्रेन जाती है ना कोई ट्रेन आती है। अगली बार रात को 10 बजे 11 12 बजे रात को ट्रेन आएगी तो कौन टिकट कटाता है? जाने के लिए सुबह 5 बजे एक बार टिकट कटती है, काम खत्म। 10 20 50 को टिकट बिकता था, उसके बाद बंद हो गया बिकना, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग दिन भर खाली रहते थे। अब दिन भर जाते थे क्या भाई, नौकरी तो करनी है, सुबह 1 घंटे की नौकरी है, 24 घंटा पड़े रहो वहाँ पे। इसलिए हर बुकिंग क्लर्क चाहता था कि हम फुलवरिया में नौकरी करें, काम ही नहीं देता था। गए अपना 2 4 10 20 को टिकट काटे, फिर दिन भर सोए हुए, कोई चेक इन ना आ रही है ना कोई आ रहा है, ट्रेनें नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर। फालतू में स्टेशन मास्टर को पेमेंट दी जाती थी, सारा काम होता था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जाते थे, तो वहाँ लालू प्रसाद यादव के घर गए, तो वहाँ देखे थे बड़ा सा बोर्ड लगा था, क्योंकि जब ये हम दो हमारे दो रूल आया था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, और उनके घर के सामने बड़ा सा बोर्ड लगा था, हम दो हमारे दो का। हम लोग देख के इतना हंसी आ रही थी, जब नो बोर्ड मुख्यमंत्री होकर इनके बोर्ड पर लगा है कि हम दो हमारे दो, और उनके कितने बच्चे हैं आपको ही पता है, 2 तो बेटे बेटे ही हैं उनके। एगो बांसुरी बजाते रहते हैं, एगो मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ते हैं, और बाकी बेटियों की बातें मत करो, 5 की 6 बेटी भी है उनकी। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टियों पे कमेंट नहीं करते, क्योंकि हम किसी पार्टी का नहीं है, ठीक है। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जब 1986 में या 1990 में जब कानून पास हुआ था हम दो हमारे दो का, तो वो कानून बहुत दिन तक चला नहीं। अब तो धीरे धीरे अब देखिए सुनने में आया है कि चूंकि दिन प्रतिदिन हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और जितनी देश की जनसंख्या बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या करेगा, उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल पिरामिड की होती है। इसके बाद क्या होता है कि कभी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होती है, प्रोडक्टिविटी रेट जो होती है लगातार घटती जाती है। जन्म लेते हैं बच्चे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जन्म लिए, बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म। से मस्कीटो को देख लो, मस्कीटो में क्या होता है कि जैसे ही, अब 2 तरह के मस्कीटो होते हैं, एक होते हैं मेल मस्कीटो, एक होता है फीमेल मस्कीटो, आपको ही पता है। आप देखना, आपके घर में पहचान होती है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा होता है, ठीक है। मेल जो होता है ना, वो दारू पी के भड़का रहता है। जैसे आप दारू शराब पी लेने के बाद ऐसा लग रहा है नशे में रहते हैं, ऐसे एकदम नशे में ढूंढते रहते हैं। अरे ये मेल मस्कीटो जो होता है ससुरा इसी तरह होता है, लगता है दारू पिया हुआ है। अब देखना, आपके सारे गांव में आपके आसपास में एक मेल मस्कीटो घूमेगा, आएगा, ऐसे नाचते नाचते आएगा, ठीक है। ऐसा नाचते नाचते घूम फिर के आएगा, जहां देखेगा वहीं गिर जाएगा। वो तुम्हारे शरीर पर बैठेगा भी ना, काटेगा नहीं, क्योंकि उसके पास काटने की क्षमता ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नाचता फिरता आएगा, उलट जाएगा। वो होता है मेल मस्कीटो, काटता नहीं है कभी। मेल मस्कीटो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए कहते हैं मेल जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। फीमेल इस बात को सुनकर गुस्सा ना करेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। कभी देखना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखना ना, जब तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाना और देखना चीटी जो चिकूटी सब काटती है लड़कियां ना, बहुत खतरनाक काटती है, ठीक है। तो वो, अब कोई हमसे ना पूछे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखे हैं आप, ठीक। तो अब देखना कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब आप वहां पे, फीमेल मस्कीटो का क्या पहचान होता है, फीमेल मस्कीटो जो होती है अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए वो जान देती है। आपको बता दें कि फीमेल मस्कीटो के आपके ब्लड से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है खाना पीने का। अगर मस्कीटो को आप ह्यूमन का ऑर्गेनिज्म किसी का भी, अगर आरबीसी, उसको आरबीसी, वो किसी भी, या तो ह्यूमन का हो एनिमल का हो, किसी का भी आरबीसी उसको चाहिए। ये अपने फूड के लिए आरबीसी नहीं लेती है, आपको बता दें। कभी भी आरबीसी जो होती है अपने फूड के लिए नहीं चाहिए, उसको एक ड्रॉप आरबीसी चाहिए चाहिए, ठीक है। उसे एक ड्रॉप आरबीसी चाहिए, किस लिए, अपने बच्चे की प्रोडक्शन के लिए। अगर वो मस्कीटो अगर आपके बॉडी में इंजेक्शन दे रही है, वो मस्क ब्लड ले रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक की फर्टिलाइजेशन के लिए। क्योंकि मस्कीटो का फर्टिलाइजेशन, एक की फर्टिलाइजेशन जो होती है वो आरबीसी की प्रेजेंस में ज़्यादातर होती है। इसीलिए वो प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, आपके ब्लड को लेते हैं। खाने के लिए कभी नहीं होते कि जाकर ब्लड चूस लें तो उसका पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं। वो खाने के लिए गंदे चीज़ों पर बैठी रहती है, वो सब खा लेती है।
आई बात समझ में? तो ये जो फीमेल होती है, अब वही चीज़ें जब हम लोग जाती है बाइट करती है, अभी ये जो मच्छर होते हैं बनाने वाले बड़े अच्छे तरीके से बनाती है, ये खून चूसती है, लेकिन जब इंजेक्शन मारती है तो बहुत तगड़ा दर्द करता है, उसी में वो शिकार हो जाती है, शहीद हो जाती है बेचारी अपने बच्चे के चक्कर में। ठीक है, तो ये कहानी इसमें होता है। तो फीमेल, तो हमने क्या बताया कि अब फीमेल क्या हुआ, अब बच्चे को प्रोडक्शन करने के बाद, अब देखो सबसे मजेदार बात है, देखो मेल क्या होती है कि रिप्रोडक्शन करने के बाद जैसे फीमेल के साथ वो मैचुरेशन मतलब कि कॉप्लिकेशन करते हैं, और जैसे ही एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बाद मेल डेथ कर जाते हैं। काम ही उसका होता है, जन्म ही होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करेगा डेथ। फीमेल मस्कीटो क्या होती है, बच्चों के पैदा करने के बाद वो मर जाती है। तो ऐसे क्या हुआ कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तब तक मेल गायब, रिप्रोडक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन हुआ मेल गायब, और फीमेल बच्चा जन्म लिया फीमेल गायब। तो इस तरह की जो कंसेप्ट होती है, इसमें क्या होता है कि प्री मैच्योर में बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है कि अचानक बहुत सारी बीमारी आ जाती है। ठीक है, अब बहुत सारी बीमारी आती है जिसके चलते क्या होता है कि इंडिविजुअल का ऑर्गेनिज्म की प्री मैच्योर कंडीशन जो होती है काफी घट जाती है। जैसे मान लो कि अचानक से कोई हाई प्रोफाइल बीमारी, मेनिंजाइटिस, सिंपल एग्जांपल देते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के केस में क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। मेनिंजाइटिस से दिमागी बुखार का आता है, खास करके मेनिंजाइटिस, चिकनगुनिया, पल्स, ये सब जितने भी डिजीज आपको देखने मिलते हैं ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। डायरिया, डायरिया बच्चे, बहुत सारे बच्चे डायरिया से मर जाते हैं। एक चीज़ और केस आज के डेट में कॉमन चीज़ हो गई है, वो है आपका पोलियो। पोलियो में आप देखेंगे कि बच्चे की एज जो होती है कम हो रही है, जो 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बच्चा होता है उसको पोलियो हो जाता है, गाँव में उसकी इलाज अच्छे से नहीं हो पाती है और बच्चा क्या करता है, डेथ कर जाता है। और पोलियो कब होती है, जिसको आगे चलकर हम लोग, अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप पापा का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो, खास करके मम्मी का ब्लड ग्रुप ए और बी हो, पापा का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये पोलियो होने की चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे चलकर इसी को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जो हीमोपैथी कहते हैं, आपका अर्थोब्लास्टिस फिटालिस के केस पाया जाता है, जिसमें बच्चे के पेट में ही रहते ही बच्चा मर जाता है, जहाँ ब्लड मैचिंग का कहते हैं, कॉपलेट कर जाते हैं। वो आरएच फैक्टर का कंसेप्ट होता है, वो फिजियोलॉजी जब पढ़ाएंगे ना, हाँ सेकेंड ईयर वालों को फिजियोलॉजी में आपको मिलेगा, वहाँ हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह की जो कंसेप्ट आपको मिलता है, तो कहा कि अब ऐसे में क्या होगा कि जब बच्चे की ग्रोथ हो, प्री मैच्योर बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी, बच्चे मरना शुरू कर देंगे। भाई विभिन्न तरह की डिजीज होगी, चिकनगुनिया होने की कंडीशन देखते होंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। ठीक है, हैजा होता है, बच्चे मर, पहले के ज़माने में जब हैजा हुआ करता था तो गाँव का गाँव साफ हो जाता था। तो बच्चों में क्या हुआ कि जब प्री प्रोडक्टिविटी में जो बच्चा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने कि भाई न्यू बॉर्न बेबी है, जन्म लिया मर गया, जन्म लिया मर गया, बच्चे की लाइन से मरने की मौत होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो प्री प्रोडक्टिविटी का रेट होगा वो क्या करेगा, घट जाएगा, प्री प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। ठीक है, और जब प्री प्रोडक्टिव घटेगा तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोडक्टिविटी का रेट है वो तो थोड़ा बढ़ा ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो होगा वह पोस्ट प्रोडक्टिविटी होगा, इसको हम लोग कहते हैं डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन पॉपुलेशन, ठीक है, डिक्लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि पोस्ट घट रहा है, अब प्री जो है, अब पोस्ट तो घट ही रहेगा, प्रोडक्टिविटी जो है थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन देख रहे हैं बच्चे की संख्या घट रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, जब ये मरेंगे लोग तो संख्या लगातार तो घटेगा ही ना। इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं अर्न शेप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अर्न शेप। इसको हम लोग कहते हैं अर्न शेप या डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये है आपका पिरामिड प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालिए नटेलिटी। नेटेलिटी, बर्थ रेट, क्या है ये, बर्थ रेट। देखिए, इन simply of border term covering the population of new individual by any organism, these new individual are born, hatched, germinated, arise by division, etc. by division etc. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, आगे लिखिए, दीज आर मेनली 2 types of natality.
there are mainly two types of natality. अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है, पकड़ना नहीं पकड़ना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, किस तरह से आप नेटिलिटी और मोर्टेलिटी को पकड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम तो कहा कि इसमें दो तरह के लिख लिए, लिखिए पहला लिखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम या एब्सोल्यूट और पोटेंशियल और फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी। मैक्सिमम ब्रैकेट में लिखो एब्सोल्यूट और पोटेंशियल और फिजियोलॉजिकल मोर्टेलिटी, सॉरी नेटिलिटी लिखो, इट इज द theoretical maximum production of new individual under ideal situation, under ideal situation, ब्रैकेट में लिखिए नो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर, नो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर, प्रोडक्शन बीइंग limited only by physiological factor, by physiological factor. It is a bracket one, it is a constant for given population, it is a constant for given population. This is called फैंसुडेटी रेट, FECUNDITY, फैंसुडेटी रेट। दूसरा लिखिए इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटिलिटी, इकोलॉजिकल और रियलाइज नेटिलिटी देखो, इट्स ऑल्सो नोन एज, इट्स ऑल्सो नोन सिंपली एज नेटिलिटी, which refers to production of which refer to population increase under an actual existing a specific condition. Thus it take into account all possible existing environmental condition. This is also designated as fertility rate, फर्टिलिटी रेट। तो नेटिलिटी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वह होता है कैसे एक्सप्रेस, लिखो एक्सप्रेशन ऑफ नेटिलिटी हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा एन नॉट अपॉन में डेल टी, डेल्टा एन नॉट इक्वल टू डेल टी, ब्रैकेट में लिखो द एब्सोल्यूट नेटिलिटी रेट, द एब्सोल्यूट नेटिलिटी रेट। हो गया, द एब्सोल्यूट नेटिलिटी रेट, डेल्टा एन नॉट अपॉन में एन डेल्टा टी, लिखो स्पेसिफिक नेटिलिटी रेट, स्पेसिफिक नेटिलिटी रेट, नेटिलिटी रेट ब्रैकेट में लिखो नेटिलिटी, स्पेसिफिक नेटिलिटी रेट ब्रैकेट में लिखो नेटिलिटी रेट पर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, पर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वेयर कैपिटल एन लिखो, कैपिटल एन इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉट नहीं बेटा, यहां पर एन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन डेल्टा टी, बड़ा में छोटा एन होता है, मतलब डेल एन एन अपॉन में डेल टी, और ये होता है डेल एन एन अपॉन में एन डेल टी।
लिखो नीचे, कैपिटल एन इक्वल टू हो गया इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एन लिखो न्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, न्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, और टी लिखो द टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह के ऑर्गेनिज्म की पूरी कहानी हम लोग को मिलता है। अब जो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कई तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें हमारे पास मिलते हैं। तो नीचे लिखो देयर, लिखो 3 पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन द रेट एट विच फीमेल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। पहले लिखो कल्च साइज, CLUTCH, कल्च साइज, और नंबर ऑफ यंग प्रोडक्शन, कल्च को बोलते हैं, और नंबर ऑफ यंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ऑन इच ओकेजन। दूसरा लिखिए द टाइम बिटवीन वन प्रोडक्टिविटी इवेंट टू द नेक्स्ट, और थर्ड लिखिए द एज ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन, द एज ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन। तो ये 3 चीजें हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। पहला चीज क्या होता है कि जो हैचिंग या कल्च का एज क्या है, मतलब किस एज में प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का एज क्या होना चाहिए, उनका कितने एज पर इसका डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म के बीच में दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच में कितना डिफरेंट होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए जो बेस्ट एज होता है न्यू प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, और क्या मेथड होता है हैचिंग का या ब्रीडिंग का, क्या अच्छा मेथड होगा जहां से न्यू प्रोडक्शन या न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। ठीक है बेटा, तो ये है आपके नेटेलिटी की कंसेप्ट। आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे मोर्टेलिटी का कंसेप्ट, और इस हम आपको वादा करते हैं कि अब यहां से 3rd ईयर के बच्चों को डेली कम से कम एक वीडियो आपको मिलेगा, और हम आपको जल्दी ही इस बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो है जिसका नाम है बायोस्टैटिक्स, हम जल्द ही उस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो है, अब 2 लेक्चर एक साथ चलाएंगे। आपका प्रोडक्टिविटी एक दिन साथ में चलता रहेगा, जिसको ये 3rd पेपर है आपका इकोलॉजी पूरा चलेगा, और दूसरे साथ साथ में आपका 2nd पेपर जो है बायोस्टैटिक्स का, उसको भी हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। आपको पूरी गारंटी देते हैं कि एग्जाम खत्म होने से पहले आपका पूरा सिलेबस हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल करा देंगे। आप आराम से देखकर और पूरे के पूरे नंबर से आराम से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, हम आपसे इतना जरूर प्रॉमिस करते हैं कि आज जो लेक्चर मिला है, अब आपको कंटिन्यू विदाउट ए स्टॉप डेली एक जूलॉजी का लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर बायोस्टैटिक्स शुरू कर दिए तो एक ही नहीं बल्कि एक साथ में 2 लेक्चर आपको मिलेंगे। अब आप देखते देखते दम आराम से सबका प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसमें आराम से चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।